किसी भी बड़े जन आंदोलन को अगर आप करीब से देखें तो वो बिल्कुल किसी फिल्म की तरह लगता है ना। सड़कों पर उमड़ती भीड़, नारों की गूंज और व्यवस्था के खिलाफ एक गहरा उबलता हुआ गुस्सा। लेकिन इन आंदोलनों के पीछे सिर्फ जज्बात नहीं होते, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प मनोविज्ञान और एक पूरा जीवन चक्र काम कर रहा होता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी चक्र को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे आज के इस डिजिटल युग में इंटरनेट के छोटे छोटे मीम एक रातों रात एक वास्तविक जमीनी राजनीतिक शक्ति में बदल जाते हैं। अब इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जिसने एक झटके में एक बहुत बड़े वर्ग को जगा दिया। 15 मई 2026 की बात है। अदालत में सुनवाई चल रही थी और तभी एक टिप्पणी आती है। कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं और वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब साइकोलॉजी में एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है। जब भी किसी संघर्षरत या हाशिए पर खड़े समूह को अपमानित करने के लिए कोई शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो अक्सर वो समूह उसी अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी पहचान बना लेता है। बस इस एक टिप्पणी ने ठीक वही चिंगारी का काम किया और इसके तुरंत बाद इंटरनेट के इतिहास का सबसे अनोखा राजनीतिक प्रयोग शुरू हो गया। और इसका असर देखिए, 8 मिलियन यानी पूरे 80 लाख। अभिजीत दिपके ने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की और देखते ही देखते महज कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स जुड़ गए। मतलब ये कोई आम वायरल ट्रेंड नहीं था। इस डिजिटल गूंज ने साफ कर दिया कि लाखों युवा मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर इस बात से जुड़ रहे थे। एक शब्द जो अपमान के लिए कहा गया था, वो रातों रात एक विशाल राजनीतिक पहचान बन चुका था। तो आखिर इस कॉकरोच विद्रोह के पीछे की असली वजह क्या थी? चलिए इसके जड़ों तक चलते हैं। देखिए, ये जो स्क्रीन पर आंकड़े हैं ना, इन्हें सिर्फ नंबर मत समझिए। ये आज के युवाओं की गहरी हताशा और उनके मनोविज्ञान का आईना है। लगभग 30% ग्रेजुएट बेरोजगारी, हर साल 80 लाख ऐसे युवा जो डिग्रियां लेकर बैठे हैं लेकिन उनके लिए कोई नौकरी नहीं है। ऊपर से नीट यूजी जैसे इतने बड़े और अहम एग्जाम के पेपर लीक होने की खबरें। इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जहां युवाओं का पूरे सिस्टम से ही भरोसा उठ गया। कॉकरोच जनता पार्टी इतनी सफल क्यों हुई? क्योंकि उसने इस भारी निराशा, जॉब ना मिलने के गुस्से और वीआईपी कल्चर के खिलाफ जो एक भड़ास थी, उसे बाहर निकालने का एक प्लेटफॉर्म दे दिया। लोग मीम्स और व्यंग शेयर कर रहे थे, लेकिन असल में वो अपना दर्द बयां कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक टर्निंग पॉइंट आता है। कोई भी डिजिटल आंदोलन हमेशा के लिए सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहना चाहता। एक मीम पेज की तरह शुरू हुआ ये आंदोलन अब बिहार के बांकीपुर में विधानसभा उपचुनाव लड़ने की सोच रहा है। ये वो पल है जहां एक समूह सिर्फ बाहर बैठकर विरोध करने से संतुष्ट नहीं है, अब वो सीधा सत्ता के खेल में उतरकर अपना हिस्सा मांग रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले भी हम ऐसा ही एक ब्लूप्रिंट देख चुके हैं। 2011 का वो दौर याद है आपको? इंडिया अगेंस्ट करप्शन, एक पूरी तरह से अराजनीतिक मिडिल क्लास का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। सड़कों पर जनसैलाब था। लेकिन देखिए कि कितनी अविश्वसनीय गति से चीजें बदली। 2011 में जो एक आंदोलन था, महज 2 साल के भीतर उसने आम आदमी पार्टी का रूप ले लिया और 2013 में दिल्ली में सरकार भी बना ली। सड़कों का आक्रोश किस तरह से एक संगठित चुनावी शक्ति में बदल जाता है, ये उसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। लेकिन 2012 में उस आंदोलन के दौरान एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव भी हुआ था। टकराव इस बात पर था कि आखिर इस सड़े हुए सिस्टम को बदलने का सबसे सही और प्रभावी तरीका क्या है। दरअसल दुनिया के हर बड़े आंदोलन के नेताओं को इस बुनियादी दुविधा से गुजरना पड़ता है। एक विचार ये होता है कि हम बाहर रहकर एक प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह की तरह काम करें, जैसा कि अन्ना हजारे चाहते थे। वो राजनीति की कीचड़ से दूर रहना चाहते थे। लेकिन दूसरा विचार ये कहता है कि जब बाहर से बात नहीं बन रही, राजनेताओं पर असर नहीं हो रहा, तो खुद सत्ता के अंदर घुस जाओ। अरविंद केजरीवाल का यही तर्क था कि अगर नीतियां बदलनी है तो सरकार का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। अब यहाँ एक थोड़ा टेक्निकल लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल सामने आता है। एक प्रेशर ग्रुप और एक राजनीतिक दल में आखिर बुनियादी फर्क होता क्या है? इसको बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। जो दबाव समूह होते हैं, उनका काम होता है बाहर से सरकार की नीतियों को प्रभावित करना, नागरिकों की आवाज उठाना। वो कभी चुनाव नहीं लड़ते और उनका फोकस सिर्फ 1 या 2 खास मुद्दों पर होता है, जैसे भ्रष्टाचार या फिर एग्जाम के मुद्दे। लेकिन राजनीतिक पार्टी बिल्कुल अलग चीज है। उसका तो प्राइमरी गोल ही सत्ता पर कब्जा करना होता है। वो चुनाव लड़ते हैं, उनकी एक पूरी संस्थागत संरचना होती है और एक बहुत व्यापक विचारधारा होती है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि
आंदोलनों को दबाव समूह ही बने रहना चाहिए ताकि वो किसी भी सरकार से बेखौफ होकर सवाल पूछ सकें। अगर आप इसके समाजशास्त्रीय ढांचे को देखें तो एक जन आंदोलन बहुत ही सहज होता है। उसमें सब बराबर होते हैं, नेता भीड़ के बीच से ही निकल कर आता है। लेकिन जब वही आंदोलन पार्टी बन जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। वो संस्थागत हो जाता है। उसमें एक पदानुक्रम या कहें तो एक हायरार्की बन जाती है जहां सत्ता ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। और यहीं से शुरू होती है सत्ता की कीमत चुकाने की प्रक्रिया। देखिए, जब कोई आंदोलन सफल होने लगता है तो उसके नेताओं पर एक साइकोलॉजिकल दबाव बढ़ने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि अगर इस बदलाव को स्थायी बनाना है या फिर राज्य के दमन से बचना है और कानूनी सुरक्षा चाहिए तो सिस्टम का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। लेकिन फॉर्मल चुनावी राजनीति में एंट्री करने की चाहत में उन्हें अपनी उस मूल पहचान के साथ कई समझौते करने पड़ते हैं जिसने उन्हें खड़ा किया था। और ये समझौते बहुत भारी होते हैं। जो सहजता और खुलापन आंदोलन की जान होती है, उसकी जगह सख्त पार्टी के नियम ले लेते हैं। पहले जहां हर फैसला सबकी सहमति से होता था, वहां अब एक हाई कमान संस्कृति हावी हो जाती है जो ऊपर से आदेश देती है। सबसे दुखद बात यह होती है कि जिन खासियतों की वजह से लोग उस आंदोलन से जुड़े थे, चुनाव जीतने की व्यावहारिकता में अक्सर उन्हीं खासियतों को कुर्बान कर दिया जाता है। नागरिक अधिकारों की जो लड़ाई थी वो धीरे धीरे चुनावी सत्ता की भूख में तब्दील हो सकती है। लेकिन राजनीति का एक उसूल है, ये चक्र हमेशा खुद को दोहराता है। राजनीति में कोई भी वैक्यूम या खाली जगह ज्यादा देर तक खाली नहीं रहती। गजब की बात देखिए, जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी मशहूर हुई, उसी डिजिटल दुनिया में उनके खिलाफ एक विपक्षी पार्टी भी खड़ी हो गई, नेशनल पैरासिटिक फ्रंट। ये भले ही एक डिजिटल पैरोडी हो या व्यंग्य हो, लेकिन ये दिखाता है कि हमारे समाज की प्रवृत्ति ही ऐसी है। हम तुरंत ही संस्थाओं और विपक्ष का एक ढांचा तैयार कर लेते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो। और अंत में हमें इतिहास का ये कड़वा अकेडमिक सच नहीं भूलना चाहिए। एक बार जब कोई सत्ता का स्वाद चख लेता है तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कभी एक आंदोलन थी, फिर वो सत्ता में आई। आम आदमी पार्टी के साथ भी यही चक्र दोहराया गया। सत्ता का आकर्षण इतना शक्तिशाली है कि ये इतिहास के पन्नों से लेकर आज के इस डिजिटल युग तक बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है। तो अब इस पूरी चर्चा के बाद असली सवाल ये है, ये जो जेन जेड के नए इंटरनेट आंदोलन है, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी की तरह सिर्फ एक डिजिटल दबाव समूह बनकर सिस्टम को बाहर से सुधारेंगे, या फिर भारत में लोकतांत्रिक विद्रोह का ये चक्र एक बार फिर घूमेगा, जहां ये डिजिटल युवा भी उसी सत्ताधारी ढांचे का हिस्सा बन जाएंगे जिसका वो आज विरोध कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने वाला है?